हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फर्स्ट क्लास। आज की अपनी जो है पहली क्लास है और ये जो क्लास है आपकी जूलॉजी की है। जूलॉजी का अपन आज की क्लास के अंदर सिलेबस देखेंगे पूरा कि अपने क्या सिलेबस एग्ज़ाम में आता है, ध्यान रखना। तो ये जो है सेशन बीएससी फर्स्ट ईयर 2023-24 का है और यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का अपन सिलेबस देखेंगे। जूलॉजी के अंदर क्या होता है, आपके पहले सिलेबस का पता होना चाहिए, क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं टच करती हुई हैं। अगर आप जूलॉजी को अच्छे से पढ़ते हो तो बॉटनी में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और बॉटनी को अच्छे से पढ़ते हो तो जूलॉजी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर जो है एक चीज़ मैं बताऊँ कि ये जो मैंने 85% लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जितने भी विद्यार्थी हैं सब लगभग अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं। किसी के राजस्थान यूनिवर्सिटी लगती है, किसी के कोटा लगती है, किसी के मत्स्य लगती है, किसी के जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी लगती है, कोई विद्यार्थी बिहार का है, कोई मध्य प्रदेश का है। तो सभी विद्यार्थियों को जो है यहाँ पर जो है कंबाइंड लेते हुए मैं चलूँगा, तो लगभग 85% सिलेबस आपका इसमें से सेम रहने वाला है जूलॉजी का, ध्यान रखना। एक बार आपने वेबसाइट पे जाना यूनिवर्सिटी की और वहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना। लगभग ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ इसमें सेम रहेगा। ऐसा हो सकता है कि जैसे कि प्रोटोजोआ है, ये चैप्टर आपको यहाँ पर सेक्शन बी में मिल जाए और सेक्शन बी का ये चैप्टर आपको ए में मिल जाए, थोड़ा सा उलट फेर आपको मिलेगा। तो आइए पॉइंट की बात, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी का सिलेबस अपन देख रहे हैं, और जूलॉजी के अंदर अपन मोटा सा देखें तो ये मानो कि आपके 4 चैप्टर चलते हैं। और जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, 4 सेक्शन चलते हैं जिनको आप 4 चैप्टर मान लो। और इन चारों चैप्टरों में अपन को पॉइंट पढ़ने हैं। तो देखिए ये आपका चैप्टर मैं फर्स्ट मानता हूँ, और इसके अंदर अपन को ये पॉइंट पढ़ने हैं जो ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखिए पहला पॉइंट आपका जो है रहेगा प्रोटोजोआ के बारे में विस्तार से अपन को जो है पढ़ना है। इसके बारे में विस्तार से अपने पास जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है और बड़ा क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बन जाता है। और ध्यान रखना इस बार सेमेस्टर सिस्टम है, छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेंगे। अपन बात करेंगे कि छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लॉन्ग कैसे बनते हैं आगे की क्लासों में। आज अपन सिलेबस को देख रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो पोरीफेरा के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए। पोरीफेरा में गमन किस प्रकार से होता है, जनन किस प्रकार से होता है, और ये वृद्धि किस प्रकार से करते हैं, ये सब कुछ अपन को यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें स्पंजों के अंदर कैनाल सिस्टम, अर्थात स्पंजों में जो कैनाल तंत्र है उसके बारे में अपन को जानकारी होना चाहिए। ये है आपके स्पंजों के अंदर कैनाल सिस्टम के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका चैप्टर आपका रहेगा ये संघ जो है प्लेटेहेलमिन्थेस, ठीक है, एक है निमेटेहेलमिन्थेस, ठीक है। ये 2 संघ आपको सेक्शन ए के अंदर पढ़नी है, ठीक है। प्लेटेहेलमिन्थेस और निमेटेहेलमिन्थेस, इन दोनों संघों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ से आपके क्वेश्चन शॉर्ट नहीं बनते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे किस तरीके से होता है। तो आपके 3 चैप्टर तो अर्थात फर्स्ट चैप्टर के अंदर 3 बिंदु तो ये हो गए, चौथा बिंदु आपके ये संघ हैं, और एक आपके एस्केरिस के बारे में अपन को फुल पढ़ना है, जो कि आप सभी को पता है। ये सब कुछ आपको 12th क्लास में ही देखने को मिल गया था। निमेटेहेलमिन्थेस, प्लेटेहेलमिन्थेस, और इधर सेक्शन बी की बात करूं मैं तो देखिए यहाँ पर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सब कुछ अपन ने 10th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो बेसिक सा है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ये सेक्शन ए और बी की बात कर रहा हूँ मैं, सी सेक्शन और डी सेक्शन के बारे में भी आगे बात करेंगे अपन। नेक्स्ट आप बात करें यहाँ पर टीनिया के बारे में अपन को पता होना चाहिए।
एस्केरिस के बारे में अपन को पता होना चाहिए, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। हेलमिंथ जंतुओं में परजीवी अनुकूलन, जो परजीवी अनुकूलन होता है किसमें, हेलमिंथ जंतु एनिमल्स होते हैं कौन से, हेलमिंथ, उनके अंदर जो परजीवी अनुकूलन होता है उसके बारे में अपन इस टॉपिक में विस्तार से बात करेंगे। तो टोटल आपके सेक्शन ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक हैं और इन 8 के 8 टॉपिकों को अपन विस्तार से क्लास के अंदर बात करेंगे। अब मैं चलूँ सेक्शन बी की तरफ। तो देखिए सेक्शन बी के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है ये देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट तो आप नहीं ले सकते परंतु इसकी पीडीएफ ज़रूर आपको मिल जाएगी। देखिए सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर वही फाइलम जो है संघ आपके इसको हिंदी में बोलते हैं। और मैं बता दूं आपको कि हिंदी मीडियम में आपके ऑल क्लासेज चलेंगी, पर हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इतना इंग्लिश आना चाहिए कि अपन जो है निमिटे हेलमिंथीज इंग्लिश में लिख सके। इससे क्या होता है, एग्जामिनर जो है अट्रैक्टिव होता है अपनी भाषा को देख के। वहाँ पर थोड़ा बहुत इंग्लिश अपन वहाँ पे यूज़ ले तो बेस्ट रहेगा, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एनेलिडा, इसके बाद में आर्थ्रोपोडा, इसके बाद में मोलस्का, इसके बाद में इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो सेक्शन बी में अपन को ये संघ पढ़ने हैं। इसके बाद में सेक्शन बी में क्रेस्टेशिया के लार्वा और कीटों में कायांतर, ये लार्वा वगैरह ये तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और लॉन्ग भी बन जाता है। कीटों में कायांतर ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए गैस्ट्रोपोडा में टार्सन व डोर्सन, यहाँ पर डोर्सन आएगा, टार्सन व डोर्सन। गैस्ट्रोपोडा में टार्सन व डोर्सन अपन को क्लियर करना है सेक्शन बी के अंदर। नेक्स्ट है एस्टेराइडिया में जल संवहनी, जल संवहन को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि आपके कहीं ना कहीं ये बॉटनी से टच टॉपिक आपका रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपन को सेक्शन ए और बी के अंदर पढ़ना है। अब मैं बात करूँ आपके सेक्शन सी और डी में अपन को क्या पढ़ना होगा। सेक्शन ए के अंदर आपके 8 टॉपिक हो गए और सेक्शन बी के अंदर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक ही इसके अंदर हो गए। ठीक है, 8 और 8 16 टॉपिक तो आपके सेक्शन ए और बी के अंदर हो गए। अब अपन बात करेंगे सेक्शन सी की। तो अपने जो है सेक्शन सी वो है, इसके अंदर अपन को एक टॉपिक तो ये देखना है जो है आपका प्रोटोकोर्डेटा। ठीक है, प्रोटोकोर्डेटा जो है यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका इसके अंदर टॉपिक रहेगा प्रतिगामी कायांतर। प्रतिगामी कायांतर जो है इसके अंदर अपन को कायांतर देखना है। नेक्स्ट अपना रहेगा एग्नेथा। एग्नेथा के बाद में अपना रहेगा पाइसिस जो है वो पाइसिस, जो कि इसके अंदर भी अपन को काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फिशेज, इसके अंदर मैंने ये आल लिखा है, इसका मतलब है इनके जो सल्क हैं, पंख हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनका वर्गीकरण, सब कुछ अपन को पढ़ना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका जो है जूलॉजी का हो जाता है आपके। एक तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, मैं बोल रहा हूँ वो लगा लेना, ध्यान रखना। एक ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और एक आपका सर्प का जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि स्नैक से रहा। स्नैक्स की जो है बिटिंग अर्थात इसके दंत विन्यास, ये जो स्नैक्स है मतलब सांप है, ये किस तरीके से अब इंसान को काटता है और कौन से दांतों से जो है इसके जहर इंसान के अंदर प्रवेश करता है। आगे ये वेनोमस लिख रखा है, इसका मतलब जहर होता है।
अर्थात सर्प जो है दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो जहरीले होते हैं और एक बिना जहर के होते हैं। ठीक है, इसको विस्तार से अपन देखेंगे। यहाँ पर फिशेज जो है अर्थात मछलियों के बारे में विस्तार से पढ़ना है। वर्गीकरण कितने प्रकार की होती है, नाम सुना होगा आपने, तारा मछली, व्हेल, ये सब कुछ अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। हथौड़ा मछली, वो सब कुछ यहाँ पर देखेंगे क्लास के अंदर। ठीक है, तो आपके जो है सेक्शन सी, यहाँ पर कितने टॉपिक हुए, 1 2 3 4 5 टॉपिक आपको सेक्शन सी से मिलते हैं। अब सेक्शन डी की तरफ चलें तो यहाँ पर एम्फीबिया जो है काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में सेक्शन डी में जो है दूसरा टॉपिक, या फिर चैप्टर नंबर 4 के अंदर दूसरा टॉपिक आपका हो जाएगा उभयचारी जंतुओं में पैतृक रक्षण। जो है उभयचारी जंतुओं के अंदर जो है पैतृक रक्षण उनके कौन कौन से हैं वो अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट है रेप्टिलिया के बारे में अपन देखेंगे विस्तार से, जो कि अपन को सेक्शन डी में देखना है। नेक्स्ट जो है मैं बात कर रहा था अभी, स्नेक्स अर्थात सर्प, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं अपन सर्प। अब ये जो सर्प होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इनका वर्गीकरण। दूसरा इनका सबसे इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पर होता है वेनोमस अर्थात जहर, ये जहरीले होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, और उनके जो है बाइटिंग की क्रिया है वो इंसान को डसते हैं। तो जो सर्पदंत होते हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है, किस तरीके से जहर मनुष्य के अंदर फैलता है, वो सब कुछ अपन को कहाँ पे पढ़ना है, इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ये हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ये हो जाता है। नेक्स्ट है एविस के बारे में नॉर्मल अपन को बेसिक देखना है। और एक और इम्पोर्टेंट आपका बर्ड्स अर्थात पक्षियों के बारे में पढ़ना है। पक्षियों के पंखों के प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, पक्षियों में पंखों के प्रकार पढ़ने हैं। उड्डयन अनुकूलन, कौन से वातावरण में ये उड़ने में सक्षम होते हैं वो अपन को देखना है। दूसरी बात, पक्षियों के वर्गीकरण, ठीक है, इनके वातावरण या इनके रहन सहन, जैसे कि अपन इंसान के बारे में यहाँ पर स्तनियों आगा क्या आ गया, मैमल्स के अंदर अपन को दंत विन्यास पढ़ना है, इनका वर्गीकरण पढ़ना है, इनका बेसिक सब कुछ, बेसिक से लेके हाई तक सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, मैमल्स को हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी, स्तनधारियों के बारे में अपन को पढ़ना है। स्तनधारियों में ही अपन आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन को सब कुछ यहाँ पर देखना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर दो चीज़ मैं बात करूँ, 1 2 और 3 टॉपिक, इन तीनों टॉपिकों को इम्पोर्टेंट लगा लेना और इनको लिख लेना। ठीक है, वीडियो को रोक के आपको लिख लेना है, या फिर कम स्पीड में करके देखो। ठीक है, यहाँ पर स्नैक्स का मैं इम्पोर्टेंट आपको अच्छे से बताऊंगा। बर्ड्स का अपन थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आज की क्लास के अंदर। जो बर्ड्स होते हैं यहाँ पर इसमें दे रखा है पंखों के प्रकार। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बताऊं नॉर्मल सा, कि जो इनकी हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, खोखली होती हैं। इनकी हड्डियाँ कैसी होती हैं, खोखली होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो बर्ड्स हैं इनकी हड्डियाँ खोखली होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनमें भार कम रहता है, जिससे कि पक्षी जो है उड़ने में अनुकूलन महसूस करते हैं, या फिर उड़ने में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आप सभी को पता है कि अगर ज़्यादा भार रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ ज़्यादा लगेगा और वो नीचे खींचेगा। ठीक है, इस वजह से इनमें हड्डियाँ जो है खोखली होती हैं, इस वजह से ये ऊपर की ओर उड़ते हैं। ठीक है, अब अपन इनके एक ही टॉपिक की बात करेंगे आज की क्लास के अंदर, जो कि है इनके उत्सर्जन तंत्र के बारे में। जो बर्ड्स हैं उनके उत्सर्जन तंत्र के बारे में अपन बात करेंगे। यह आपका क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन सी, सेक्शन डी, और अपन को एग्जाम से पहले इनको क्लियर करना है। यहाँ पर सेक्शन डी में 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के अपने पास कितने टॉपिक हुए, 8 तो वहाँ पे थे, प्लस 8 8 16 और 5 10 लगा लो, कितने हो गए, 16 और 10 कितने हो गए, 26।
अब 26 में अपन को जो है एक और जोड़ना है, तो अपने पास 27 टॉपिक निकल के आते हैं जिनके बारे में अपन को विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, विस्तार से अध्ययन करना है। अब इन 27 टॉपिकों को अपने अपने सिलेबस में देखिए कि कौन कौन से टॉपिक अपने पास नहीं है, उन टॉपिकों को अपन यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, बता देना आप। देखो अब यहाँ पर जो है बात करेंगे अपन वर्ड्स के बारे में। इस टॉपिक की आज शुरुआत कर लेते हैं। बेसिक बता देता हूँ क्योंकि छोटी क्लास है, अगर आपके समझ में आएगा तो बढ़िया है। इसका उत्सर्जन तंत्र क्या है, उत्सर्जन तंत्र में बताने का कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो है उत्सर्जन तंत्र अपन फिशेज की बात करें, फिशेज में और बर्ड्स में, तो देखिए यहाँ पर बर्ड्स जो हैं इनमें जो मनुष्य यूरिया का उत्सर्जन करता है पेशाब के माध्यम से, मनुष्य ह्यूमन क्या करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। उसी प्रकार जो फिश होती हैं ये NH3 अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, NH3 अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किस तरीके से करते हैं ये अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। और बर्ड्स जो होते हैं ये भी यूरिया का ही करते हैं, परंतु नॉर्मल जो आपने देखा होगा कि जैसे कि बसंत ऋतु आती है उस टाइम पे जो एक गाढ़ा गाढ़ा पीला पदार्थ होता है, ठीक है, गाढ़ा पीला पदार्थ होता है जो अपने बसंत ऋतु आती है, सरसों की खेती की जाती है उस टाइम पे, तो सरसों के पीले फूल रहते हैं उस टाइम पे। जैसे ऊपर से कोई भी पक्षी जाता है तो बसंत ऋतु के टाइम पे देखना आपके ऊपर, बसंत ऋतु क्या किसी भी ऋतु में देखना आपके ऊपर पीला पीला सा गाढ़ा एक बिंदु टाइप में आके ऊपर से पड़ता है, और अपन उसको देखते हैं तो बोलते हैं कि यार चंदन गिर गया, पर ये चंदन नहीं होता। असल में वो क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं उनका उत्सर्जन तंत्र अर्थात उनकी बात करें तो उनका मूत्र होता है। ठीक है, ध्यान रखना, उनका क्या होता है, मूत्र होता है। वो पीला पदार्थ क्या होता है, इनका मूत्र होता है। ठीक है, और मछलियों में NH3 अर्थात अमोनिया का स्त्रावन होता है। बर्ड्स के अंदर मैंने बताया गाढ़ा पीला पदार्थ होता है जो कि कहीं ना कहीं यूरिया ही होता है उसके अंदर भी। अब यहाँ पर ये सब कुछ डिपेंड करता है अपने पीने के पानी के ऊपर। ठीक है, अपन जो है पानी की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा लेते हैं, अपन से कम ये लेते हैं। आप सबसे ज़्यादा कौन लेगा, मछली लेगी, तो इसके अंदर NH3 स्त्रावन होता है, और उससे कम फिर अपन लेंगे तो अपने यूरिया होता है, और फिर यहाँ पर जो है गाढ़ा पीला पदार्थ होता है। ठीक है, ये मैं इनके नॉर्मल से नॉर्मल बेसिक है, ये सबको पता होना चाहिए। इसके बारे में अपन ने बात की आज उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, अपन ये तो क्या है, मैंने कि क्लास छोटी है, बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग फील होगा कि यार इतनी सी क्लासेज बनाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा टॉपिक जोड़ा। बाकी आज की अपनी क्लास एक परफेक्टली सिलेबस के ऊपर थी, जो सिलेबस मैंने आपको बताया। अब आपको क्या करना है, ये सिलेबस नोट कर लेना है, और अपनी जो कॉलेज है उसके अंदर भी देखना है कि यही सिलेबस आपको मिलता है ना। ठीक है, अगर ये नहीं मिलता है तो अपने सिलेबस को मेरे पास सेंड करो, उन टॉपिकों को भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और टाइम आपका रहेगा फिक्स 8 PM पर। ध्यान रखना 8 PM पर आपका टाइम रहने वाला है। ऐप पर देख रहे हैं आप तो ठीक है, ऐप पर आपका क्या टाइम रहेगा, 8 PM रहेगा। और अगर क्लास आप YouTube पे भी लेते हो, YouTube पे क्या है कि 15-20 टॉपिक जो हैं यहाँ से, तो 27 टॉपिक है, 15-20 टॉपिक आपको यहाँ पर YouTube पर भी करवाए जाएंगे, तो उनका टाइम आपका रहेगा 7:30 PM पर। ठीक है, इवनिंग का टाइम रख दिया। मॉर्निंग में सब बोलते हैं कि सर हमको जो है कॉलेज भी जाना होता है, तो इवनिंग का टाइम है 7:30 बजे। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं बॉटनी की क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।